लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डिटेक्टिव हान को वो मैजिकल ग्लासेस मिल जाते हैं। अब वो भी एस लाइन्स देख सकते थे। अब आगे एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं सियोन का बचपन का एक पास सीन, जिसमें दिखाया जाता है कि सियोन के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। छोटी सी उम्र में ही सियोन अनाथ हो गई। सियोन की सारी जिम्मेदारी डिटेक्टिव हान पर आ गई। हान एक आज़ाद और टेंशन फ्री लाइफ चाहते थे, पर ये सब होने की वजह से वो जिम्मेदारियों से बन गए। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। डिटेक्टिव हान पुलिस स्टेशन में बैठे हैं और उन्होंने वो चश्मा पहना है। वो लोगों की रेड लाइंस देख रहे हैं। तभी उनका असिस्टेंट वहाँ आता है। उसके सर पर 2 लाइंस है। डिटेक्टिव हान इस चश्मे की मैजिक पावर को कंफर्म करने के लिए अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि तुम्हारे अब तक कितने रिलेशन रहे हैं। तब असिस्टेंट बताता है कि उसकी बीवी से पहले उसकी कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड थी, जिससे डिटेक्टिव हान को ये कंफर्म हो जाता है कि ये ग्लासेस सच में काम करते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है जिसका नाम है योंजी। वो बांगजू हाई स्कूल की स्टूडेंट है। वो कोई केस दर्ज करवाने आई थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ डिटेक्टिव हान सियोन के दोस्त को अपने साथ ले जा रहे हैं, जो उस रात सियोन के साथ बाहर घूमने गया था। डिटेक्टिव हान उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो देखना चाहते थे कि सियोन की रेड लाइन उससे जुड़ती है या नहीं, पर वो देखते हैं दोनों रेड लाइंस दूर दूर है। वो केवल दोस्त थे, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं। डिटेक्टिव हान उस लड़के से पूछते हैं कि सियोन का कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तब वो लड़का जवाब देता है कि उसे बॉयफ्रेंड का तो नहीं पता, पर उसे ये पता है कि सियोन की लाइफ में कोई ऐसा था जिससे वह बेहद नफरत करती थी। सियोन हमेशा कहती थी कि वो उस इंसान को जान से मार देना चाहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हायुन अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर चैट कर रही है। वो आपस में बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक 1 नवंबर को हायुन का बर्थडे है, चलो पार्टी करते हैं। हायुन ने लाइफ में आज तक अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, तो हायुन उन्हें मना कर देती है कि उसका मन नहीं। लेकिन जिनी कहती है मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ, पार्टी तो 100% होगी, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। हायुन ये देख स्माइल करने लगती है। वहीं क्लास प्रेसिडेंट हायुन को अलग से मैसेज करता है कि क्या हम पार्टी से पहले एक बार मिल सकते हैं, सिर्फ हम दोनों। उसी टाइम हायुन को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा था 1 नवंबर की बर्थडे पार्टी में तुम्हें जरूर आना है। इसे पढ़कर हायुन सोचने लगती है कि ये मिस्ट्री पर्सन आखिर है कौन। नेक्स्ट हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। हायुन अभी भी उस अननोन पर्सन के बारे में सोच रही थी। तभी योंजी की एंट्री होती है, वही लड़की जिसे हमने पुलिस स्टेशन में देखा था। वो काफी चुप चुप और सहमी सी लग रही थी। हायुन देखती है कि उसके सर पर 4 रेड लाइंस है। नेक्स्ट हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां असिस्टेंट डिटेक्टिव हान को बताते हैं कि वो लड़की सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज करवाने आई थी। वो अभी माइनर है, आई थिंक तुम्हें उसका केस हैंडल करना चाहिए। फिर हमें योंजी को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन में बयान देने आई है। वो बताती है कि पिछले हफ्ते मैं एक लड़के के फ्लैट पर गई थी। वो मेरा डांस पार्टनर था। हम साथ में डांस प्रैक्टिस किया करते थे। उस दिन हमने साथ में ड्रिंक करी और मैं अचानक बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो वो लड़का वहाँ नहीं था और मैंने देखा कि मैंने कपड़े उल्टे पहने थे। योंजी बताती है कि उसने आज तक कभी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया। दूसरी तरफ डिटेक्टिव हान साफ देख पा रहे थे कि ये सब झूठ है। उसके सर पर 4 रेड लाइंस थी। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव हान और असिस्टेंट उस लड़के से पूछताछ करने स्कूल जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मिस ली से होती है। डिटेक्टिव हान देखते हैं कि उनके सर पर एक भी रेड लाइन नहीं थी। मिस ली उनका चश्मा नोटिस करती है और तारीफ करती है कि आप पर ये चश्मा काफी सूट करता है। नेक्स्ट डिटेक्टिव हान उस डांस पार्टनर से पूछताछ करते नजर आते हैं। वो लड़का बताता है कि हाँ, हमने साथ में ड्रिंक करी थी, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो उस लड़की में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। वो मेरे टाइप की नहीं, उल्टा उसी को मुझ पे क्रश था। वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। आप चाहो तो मेरे मैसेजेस चेक कर सकते हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है। पूछताछ के बाद डिटेक्टिव हान वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें हायुन मिल जाती है। हायुन उनका चश्मा देख गुस्से से उन्हें घूरने लगती है। ये चश्मा कहाँ से मिला आपको? लाओ, ये मुझे दे दो। देखा नहीं आपने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई इस चश्मे की वजह से, इससे दूर रहो। डिटेक्टिव हान बोलता है कि मैं इस चश्मे का यूज करके लोगों की मदद कर सकता हूँ, केस सॉल्व कर सकता हूँ। पर हायुन उन्हें आगाह करती है कि इस चश्मे को आज तक जिसने भी पहना है उसका अंत बुरा ही हुआ है। तभी वहाँ मिस ली की एंट्री होती है। उन्हें देख हायुन वहाँ से चली जाती है। मिस ली डिटेक्टिव हान से इस बारे में पूछती है, पर हान का ध्यान कहीं और था। वो मिस ली के ख्यालों में खोया था। फिर अचानक वो मिस ली से डिनर डेट का पूछकर उसे बाद में कॉल करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। ये सुन मिस ली स्माइल करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस ली कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, उन्हें भी हायुन की तरह बिना चश्मे के रेड लाइंस नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंजी और उसकी माँ पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। डिटेक्टिव हान कहते हैं, तुमने अपने मोबाइल के सारे मैसेजेस डिलीट क्यों कर दिए और उस रात के सारे कपड़े धोकर सबूत भी मिटा दिए? तुम्हें पता है ना झूठा इल्जाम लगाने की क्या सजा होती है? तब उसकी माँ कहती है, मेरी बेटी सच कह रही है, मैंने अपने हाथों से उसके कपड़े धोए थे, उन पर खून लगा था।
तब डिटेक्टिव हान को आइडिया आता है कि वो इन दोनों की एस लाइन देखकर पता लगा सकते हैं कि उनके बीच कुछ हुआ भी था या नहीं। डिटेक्टिव हान देखते हैं कि दोनों की एस लाइन्स एकदम सीधी है, आपस में नहीं जुड़ रही। इसे देख वो समझ जाते हैं कि ये केस झूठा है। नेक्स्ट हमें हायुन को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव हान को फिर से आगाह करने आई है। ये चश्मा बहुत खतरनाक है, इसे यूज मत करो, इसी में आपका भला है। तब डिटेक्टिव हान कहता है कि तुम गलत हो, आज इसकी वजह से मैंने एक फर्जी केस पकड़ा। तुम्हारी क्लास की वो लड़की योंजी, उसको तो तुम जानती होगी ना। तब हायुन कहती है कई बार जो हमें दिखता है वो नहीं होता, हो सकता है वो सच कह रही हो, क्योंकि एक हफ्ते पहले मैंने देखा था कि योंजी के सर पर एक भी रेड लाइन नहीं थी, पर अब 4 है। ये सुन डिटेक्टिव हान सोच में पड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हान केस रीओपन कर देते हैं और अब छानबीन करने उस डांस पार्टनर के घर जाते हैं। वो लड़का बताता है कि हमने बस साथ में ड्रिंक करी थी, मेरे पास एक विस्की की बोतल पड़ी थी जिसे पूरी पीने के बाद भी वो और ड्रिंक मांग रही थी, इसीलिए मैं वो लेने बाहर दुकान पर गया था। आप चाहो तो सीसीटीवी चेक कर सकते हो। यहाँ हम देखते हैं कि डांसर का घर काफी साफ सुथरा था, पर बेडशीट अलग ही रंग की थी। इससे हमें ये पता चलता है कि उस लड़के ने ओरिजिनल बेडशीट कहीं छुपा दी, जो एक अहम एविडेंस बन सकती थी। दूसरी तरफ हमें हायुन दिखती है, वो उसी मिशन होटल में जा रही थी। उसे लग रहा था कि डिटेक्टिव हान को क्राइम सीन पर वो चश्मा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, शायद किसी ने जानबूझकर उसे वहाँ रखा था। हायुन यही सब सोचते सोचते उस होटल में जाती है और सबूत ढूंढने लगती है। तभी वहाँ क्लास प्रेसिडेंट आ जाता है। हायुन उसे वहाँ देख चौंक जाती है। तुम यहाँ कैसे? तब प्रेसिडेंट कहता है तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी, तो मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ आ पहुंचा। फिर हमें दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने को मिलती है। उनके बीच का रिश्ता और गहरा होने लगा था। वैसे हायुन को रेड लाइंस पसंद नहीं, पर प्रेसिडेंट के साथ उसे वो लाइन इमेजिन करना अच्छा लगता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हान उस लड़के की बिल्डिंग का गार्बेज चेक करते हैं और वहाँ उन्हें वो ओरिजिनल बेडशीट मिल जाती है। उस पे योंजी का खून लगा था, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। फिर वो उस दुकान की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जहाँ से वो डांसर ड्रिंक खरीदने गया था। तभी वो उसमें 4 लड़कों को नोटिस करते हैं जो उस डांसर के घर की तरफ जा रहे थे। हान को उन पे शक होता है। वो उनके सर की रेड लाइंस नोटिस करता है तो देखता है वापस लौटते वक्त सभी के सर पर एक रेड लाइन बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हायुन भी उन 4 लड़कों की लाइन योंजी से जुड़ते हुए देखती है, जिसे देख सारा मामला समझ आ जाता है। फिर डिटेक्टिव हान उन 4 लड़कों को पुलिस स्टेशन बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं। उनमें से एक लड़का अपना मुंह खोल देता है और कहता है कि ये सारा प्लान उस डांसर का ही था, उसी ने योंजी को ड्रग्स दिया, फिर हमें वहाँ बुलाया। उस डांसर ने खुद कुछ नहीं किया, पर हमें उकसा रहा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। डिटेक्टिव हान भी समझ जाते हैं कि असली मास्टरमाइंड वो डांसर ही था और इस तरह योंजी को इंसाफ मिलता है। उन सभी लड़कों को उनके किए की सजा मिल जाती है। ये सब बातें डिटेक्टिव हान हायुन को बता रहे थे कि कैसे इन मैजिकल ग्लासेस से लोगों की मदद की जा सकती है। तभी उनके पास नर्सिंग हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उनके पिता कहीं गायब हो गए हैं। डिटेक्टिव हान हायुन को वहीं ड्रॉप करके सीधा नर्सिंग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अपने पिता को ऐसे गायब देख वो परेशान हो जाते हैं। डिटेक्टिव सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई लड़की यहाँ आई थी जो उन्हें कार में बिठाकर अपने साथ ले गई। जूम करने पर पता चलता है कि ये मिस ली है। उसी टाइम डिटेक्टिव के पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें सियोन की फोटो थी, जिसे देख वो डर जाता है कि सियोन की जान खतरे में है। डर के मारे वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है तो सियोन बिल्कुल ठीक थी। तभी उन्हें सियोन के सर की रेड लाइन मुड़ते हुए नजर आती है। वो रूम के दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। डिटेक्टिव हान अपनी गन निकालते हैं और दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वो उनके पापा थे। ये देख डिटेक्टिव हान शॉक हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सच नहीं। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता पर हाथ उठा देता है। कोई अपनी ही पोती के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? उसे अपने ही पिता से घिन आ रही थी। पता नहीं सियोन पर क्या बीती होगी। डिटेक्टिव हान ये सच जानकर बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हायुन को दिखाया जाता है जिसके हाथ खून से सने हैं और वो रो रही है। हायुन अपना फोन निकालकर डिटेक्टिव हान को कॉल लगाती है और रोते हुए कहती है मेरी मदद करो। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है। हायुन के साथ आखिर क्या हुआ था? उसे मदद की जरूरत क्यों थी? इन सब सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।